नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केयर स्टडी विद MP शर्मा चैनल पर। हम लोगों ने शुरू किया है रीट लेवल 2 फिजिक्स का सेगमेंट। उसमें एक वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा है कि बल की परिभाषा क्या होती है, बल के प्रकार कितने होते हैं, प्रकृति में कितने मूल बल हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हमने पहले वीडियो में देखी है। साथ ही हम लोगों ने न्यूटन की गति के तीनों नियमों को डिस्कस किया है, उसके उदाहरणों को समझा है। आज के वीडियो को हम शुरू करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: सही समय, सही तरीका और सही सोच। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति देखकर ये समझ में आया कि किसी भी हालात में खुद को टूटने मत दो, क्योंकि जब ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से बाहर निकाल देती है तो फिर आपकी और मेरी क्या औकात है। इसलिए अगर कामयाबी आपके पास नहीं है तो आपकी दुनिया कदर नहीं करेगी, और अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए सही समय, सही तरीका और सही सोच होनी चाहिए आपके पास। तो आइए शुरू करते हैं सही सोच, सही समय पर, सही तरीके के साथ संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? देखो, मैंने यहाँ लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अर्थात एक वस्तु में अगर संवेग में कमी आती है तो दूसरी वस्तु का संवेग बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि पहली वस्तु में जितना संवेग कम होगा दूसरी में उतना ही संवेग बढ़ जाएगा, और वो भी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब यही हुआ कि एक में कम हुआ तो दूसरी में बढ़ गया। अब संवेग क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है P बराबर mv होता है, अर्थात किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि होती है। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। तो ये जो लिखा है इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या होगा? दो वस्तुओं अगर वो आपस में टकराती है, अब टकराएगी कब? जब दोनों एक दूसरे की तरफ गति करेगी, और गति करेगी तभी तो उनके पास संवेग होगा, क्योंकि स्थिर अगर कोई वस्तु है तो उसके पास संवेग नहीं होगा। तो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। वही बात हो गई कि निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। या तो इसको ऐसे बोल दो या इसको ऐसे बोल दो कि उन वस्तुओं पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनशील रहता है या संरक्षित रहता है। अपरिवर्तनीय रहता है, बदलता नहीं है। कहने का मतलब अगर एक वस्तु के संवेग में कमी आती है तो दूसरी वस्तु के संवेग में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल का आवेग। बल का आवेग क्या होता है? देखो, इसको हम क्यों पढ़ते हैं बल के आवेग को? दैनिक जीवन में आपने ऐसे अनेक उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि
किसी वस्तु पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए लगाया जाता है, जैसे बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर चोट मारकर गेंद को दूर फेंकना, हथौड़े के द्वारा कील को ठोकना। इन उदाहरणों में आवेग को समझा जा सकता है। तो आवेग बेसिकली होता क्या है? आवेग होता है जो आप बल लगा रहे हो वो बल गुणा आप कितने समय अंतराल के लिए उस बल को वस्तु पर लगा रहे हो। मतलब बल गुणा लगाए गए बल का समय अंतराल, ये कहलाता है आवेग। अब बल, मान लो बल जो है F से आप प्रदर्शित कर रहे हो, गुणा जो समय अंतराल है वो मान लो डेल्टा t है। तो F गुणा डेल्टा t जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? I मिलेगा। I प्रदर्शित करेगा बल के आवेग को। ये चीज़ बराबर होती है डेल्टा p के। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि बल गुणा समय अंतराल बराबर होता है आवेग के, और आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। अर्थात आवेग और संवेग की अगर बात करें मात्रकों की तो दोनों के मात्रक सेम होते हैं। अब आवेग का मात्रक हमने पिछली क्लास में देखा है, क्या होता है? संवेग का मात्रक देखा है, संवेग होता है m गुणा v। m का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो जो मात्रक संवेग का होता है वही मात्रक आवेग का भी होता है। संवेग सदिश राशि है तो आवेग भी सदिश राशि है। ठीक है। एक दूसरा मात्रक हमने संवेग का ये भी देखा था, आवेग का एक दूसरा मात्रक भी बनेगा परिभाषा से। परिभाषा है बल गुणा समय अंतराल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेग का जो दूसरा मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। ये भी मात्रक होगा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दोनों की वीमा सेम होती है। अगर याद रख सको तो वीमा MLT की फॉर्म में होती है, M1 L1 T-1। M1 L1 T-1 दोनों की वीमा भी सेम होती है। ठीक है। तो ये हुआ बल का आवेग। अगला टॉपिक है हमारा लिफ्ट में भारहीनता। भारहीनता का मतलब होता है कि वस्तु का भार 0 हो जाए, अर्थात ऐसा लगे कि वस्तु में कुछ भार है ही नहीं। तो ऐसा लिफ्ट में हमें देखने को मिलता है। कब मिलता है? उसके लिए हमें 2-3 अलग अलग स्थितियां समझनी पड़ेगी। यदि लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का गुरुत्व बल नीचे की ओर, भाई गुरुत्व बल जो होता है पृथ्वी का होता है, वो हमेशा कहाँ लगता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। गुरुत्व बल हो गया W नीचे की ओर, तथा लिफ्ट द्वारा लगने वाला प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर कार्य करे नहीं, ये कार्य हमेशा करता है। गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, और जो प्रतिक्रिया बल होता है वो भार के विपरीत, अर्थात जिधर आपका गुरुत्व बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में, अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और गुरुत्व बल लगता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ये दोनों बल विपरीत दिशा में होते हैं। अतः व्यक्ति पर जो नेट बल लगेगा वो क्या लगेगा? W-R नीचे की ओर कार्य करेगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो नेट बल किधर काम करेगा? नीचे। और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो नेट बल किधर काम करेगा? ऊपर की ओर। तो ये तो बात हुई लिफ्ट के अंदर परिणामी बल की। अब बात करते हैं 3 अलग अलग स्थितियों की। यदि लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट में कोई मोमेंट नहीं है, अथवा ऊपर या नीचे की ओर समान वेग से गति कर रही है, वेग समान है, ऊपर जाए एक समान वेग से, नीचे आ रही है एक समान वेग से, अर्थात त्वरण नहीं है,
जब वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण होता है 0, याद रख लेना, एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0। तो उस स्थिति में F बराबर 0, किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा में नेट बल आपका 0 हो जाएगा और इस स्थिति में W और R दोनों हो जाएंगे बराबर। ये हुई पहली स्थिति। ये कब होगा? जब लिफ्ट स्थिर है। दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति क्या होगी? यदि लिफ्ट ऊपर की ओर, लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर एक समान त्वरण A से, समान त्वरण, एक समान त्वरण का मतलब त्वरण 0 नहीं होता, एक समान त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन की दर एक समान है। तो यदि लिफ्ट ऊपर की ओर A त्वरण से गति करती है तो F बराबर ma, ये हमने बेसिक फॉर्मूला पिछले वीडियो में सीखा, जहाँ m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट या व्यक्ति के द्रव्यमान को। तो इस स्थिति में R जो होगा, अगर वस्तु ऊपर की तरफ गति कर रही है तो नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर लगने वाला, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? प्रतिक्रिया बल। उसका जो मान होगा वो कितना होगा? W प्लस ma, W प्लस ma। इस दशा में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा वो उस वस्तु के वास्तविक भार mg से अधिक होगा। वस्तु का भार जो है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये याद रखना आप, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार आ जाएगा। तो ये जो स्थिति है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण A से गति कर रही है तो इस स्थिति में जो नेट बल लगेगा वो लगेगा ऊपर की ओर, और कितना होगा? W प्लस ma। मतलब उसका जो आभासी भार होगा वो उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि लिफ्ट अगर A त्वरण से ऊपर की तरफ गति करती है तो निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे या कौन सा कथन सत्य होगा? तो आपको याद रखना है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है A त्वरण से तो व्यक्ति का या वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। अब दूसरी स्थिति कि यदि लिफ्ट उसी त्वरण A से नीचे की ओर जा रही है तो इस स्थिति में जो आभासी भार होगा ऊपर जाने पर W प्लस ma होगा, नीचे आने पर W माइनस ma होगा, अर्थात व्यक्ति का जो आभासी भार होगा वो उसके वास्तविक भार से कम होगा। तो तीन स्थितियां हमने पढ़ी। लिफ्ट अगर स्थिर है या फिर एक समान वेग से गति कर रही है अर्थात उसका त्वरण 0 है तो उस स्थिति में जो आभासी भार हो चाहे वास्तविक भार हो दोनों सेम होंगे। अगर लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही है तो उसका वस्तु का या व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा, और अगर लिफ्ट A त्वरण से नीचे आ रही है तो व्यक्ति का जो आभासी भार होगा वो उसके वास्तविक भार से कम होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं चौथी स्थिति की कि यदि लिफ्ट नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, फ्री फॉल अगर वो नीचे गिरती है तो A और G दोनों बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उस स्थिति में वस्तु का त्वरण वही हो जाता है जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, अर्थात उस स्थिति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आती है। तो उस स्थिति में A और G बराबर हो जाएंगे तो R क्या होता है? W माइनस ma, A बराबर G, W भी mg और ma भी mg बन गया, अर्थात वस्तु का जो आभासी भार होगा वो हो जाएगा 0। वास्तव में वस्तु का भार 0 नहीं है लेकिन उसका आभासी भार हो जाएगा 0। ये जो दशा होती है ये दशा कहलाती है आपके भारहीनता की अवधारणा, इसे ही कहते हैं मासलेस कॉन्सेप्ट। तो जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उस स्थिति में लिफ्ट का जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाने के कारण वस्तु का आभासी भार 0 हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं भारहीनता की स्थिति। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो बल
हमारा टॉपिक चल रहा है बलों के प्रकार है, उसमें आपके रीट में स्पेशल एक दिया हुआ है घर्षण बल, और इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। घर्षण बल की डेफिनेशन की बात करें तो घर्षण बल की डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई दो सतह जो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में हो तथा एक दूसरे के बीच सापेक्षिक गति में हो तो दोनों के बीच की जो रगड़ होती है वही घर्षण कहलाती है। अब ये डेफिनेशन लगभग सबको पता होती है कि घर्षण क्या होता है। दो वस्तुओं के बीच में जो रगड़ पैदा होती है वही घर्षण होती है। अब सवाल कहाँ गलत होगा, या सवाल इस परिभाषा में क्या हमें पॉइंट समझने का है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझने का है वो ये है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, परस्पर एक दूसरे के संपर्क में, और दूसरी अंडरलाइन कर रहा हूँ सापेक्षिक गति। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दो सतह परस्पर एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अगर दो सतहों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। दूसरा, रिलेटिव मोशन या सापेक्षिक गति, एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में होनी चाहिए। रिलेटिव मोशन इसी को कहते हैं कि एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों की सापेक्षिक स्थिति नहीं बदल रही है। कैसे? मान लो प्रश्न आ गया कि दो वस्तुएं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हैं, तो क्या दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण बल विद्यमान होगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों वस्तुओं के बीच में सापेक्षिक गति नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है। दोनों का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, अर्थात दोनों की स्थिति समान रूप से बदल रही है, मतलब दोनों की स्थिति में सापेक्षिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच में कोई घर्षण नहीं होगा। तो घर्षण के लिए आवश्यक है कि दो सतह एक दूसरे के संपर्क में होनी चाहिए और साथ ही उन दोनों वस्तुओं के बीच में सापेक्षिक गति विद्यमान होनी चाहिए, तभी उन दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आई घर्षण की परिभाषा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की या घर्षण के प्रकार की। घर्षण बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सर्पी घर्षण और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण। अब ये तीनों क्या होते हैं इनको समझते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण के लिए हमने लिखा है कि यदि कोई लकड़ी का बड़ा गुटका ज़मीन पर रखा हो और उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए तो वो नहीं खिसकता। अतः दोनों सतहों के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है। इस घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये स्वसमायोजित होता है। मतलब क्या है इसका, कि किसी सतह पर कोई लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है और आप उस पर एक फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाने से वो जो ब्लॉक है वो खिसकता नहीं है। क्यों नहीं खिसकता? क्योंकि वो सतह जिस पर वो रखा हुआ है और उस गुटके की सतह दोनों संपर्क में है, तो वो दोनों के बीच में जो रगड़ है वो घर्षण है। वो घर्षण उस बल का विरोध करता है जो आप लगा रहे हो। अगर आप घर्षण बल से कम परिमाण का बल उसको गति करवाने के लिए लगा रहे हो तो उसमें मोमेंट नहीं होता, उस ब्लॉक में कोई मोमेंट नहीं होता, वो ब्लॉक गति नहीं करता। तो इस स्थिति में जो घर्षण होता है वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण। फिर लिखा कि ये स्वसमायोजित होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बल बढ़ाओगे ये घर्षण बढ़ता जाएगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसका मान अधिकतम हो जाएगा, फिर आप और बल बढ़ाओगे तो
जो आप बल बाह्य बल लगा रहे हो उसका मान घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही घर्षण बल से ज़्यादा होगा वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपने मान लो किसी वस्तु को खिसकाने के लिए आपको 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है। आपने उस वस्तु पर मान लो शुरुआत में 3 न्यूटन का बल लगाया, तो वो वस्तु नहीं खिसकेगी, क्योंकि उसको खिसकाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 10 न्यूटन का। तो 3 न्यूटन आपने बल लगाया तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। फिर आपने बल बढ़ाकर कर दिया 6 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। फिर आपने कर दिया 9 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन। लेकिन अगर आपने लगाया गया बाह्य बल मान लो 11 न्यूटन कर दिया, तो फिर फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वस्तु गति की अवस्था में आए। ख़त्म होने का मतलब है फ्रिक्शन का मान बाह्य बल से कम हो जाएगा और वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगी। ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन का मान एक कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाएगा। फिर गति की अवस्था में जब तक रहेगी वस्तु तब तक फ्रिक्शन का मान कांस्टेंट चलता रहेगा, एक फिक्स मान हो जाएगा। तो ये होता है स्थैतिक घर्षण। दूसरा है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा धरातल के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है कि कोई ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हो तो स्थैतिक घर्षण, और जब कोई वस्तु धरातल पर सरक रही है, सरक के चल रही है, तो वहाँ पर जो घर्षण काम करेगा वो होगा सर्पी घर्षण। ठीक है। तीसरे टाइप का घर्षण होता है लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। तो सरकना, खिसकना और लोटना ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। खिसकना मतलब सरफेस के समांतर अपन बल लगा रहे हैं और उसको उसी सरफेस पर खिसका रहे हैं, ये हो गया खिसकना। सरकना मतलब किसी झूले पे से आप ऐसे फिसलते हुए आते हो तो वो क्या कहलाता है, सरकना। लोटना मतलब जैसे गाड़ी का पहिया लुढ़कता भी है आगे भी बढ़ता है, तो उस स्थिति में जो घर्षण काम करेगा वो कहलाएगा लोटनिक घर्षण। ठीक है। तो तीनों टाइप के घर्षण हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 टाइप के होते हैं भैया, याद रखना, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक घर्षण। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन सा घर्षण किस घर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। और जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे और वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पर उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छा सवाल हम डिस्कस करेंगे। उससे अच्छे लेवल का सवाल आपके रीट में नहीं आएगा। हम इवन यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब आपके वो कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, जब आप यूपीएससी के सवाल सोल्व कर लोगे तो रीट क्या चीज़ है भाई, रीट की क्या औकात है यूपीएससी के सामने। जब हम यूपीएससी का सवाल हल कर पा रहे हैं तो समझ लेना कि रीट में आपका सवाल गलत नहीं होगा, गारंटीड आप सही करोगे। लेकिन वही जो मैंने शुरुआत में बोली कि अगर आपको कामयाबी पानी है तो समय सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए और आपकी सोच सही होनी चाहिए, तो आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल के उपयोग। घर्षण बल कहाँ काम आता है? पहला उपयोग है, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रहता है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो न तो हम ज़मीन पर चल पाते, न हम सीधे खड़े रह पाते। घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं और घर्षण के कारण ही हम सीधे खड़े रह पाते हैं। जैसे आप लोगों ने सोचा हो, कभी सोचना कि बर्फ़ पर चलना आसान है कि ज़मीन पर चलना आसान है, तो आप लोग बोलोगे कि ज़मीन पर चलना आसान है। क्यों आसान है भैया? क्योंकि ज़मीन पर जब हम चलते हैं तो घर्षण बल का मान अधिक होता है।
बर्फ़ पर चलने की तुलना में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बर्फ़ की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और ज़मीन जो होती है वो खुरदरी होती है। तो खुरदरी जगह पर घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन है, ज़मीन पर चलना आसान है। दूसरा उपयोग है कि यदि सड़कों पर घर्षण ना होता तो पहिए फिसलने लगते। अगर ज़मीन खुरदरी नहीं होती या ज़मीन का घर्षण नहीं होता तो क्या होता कि जो पहिए जब अपन गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं या किसी भी प्रकार के साधन में हम चलते हैं तो उनके जो पहिए कांटेक्ट में रहते हैं अर्थ के सरफेस के, वो वहाँ पर फिसलन हो जाती और गाड़ियाँ पलट जाती, चल ही नहीं पाती। तो घर्षण के कारण ही सरफेस पर गाड़ियाँ चल पाती है। तीसरा, यदि पट्टे और पुली का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी घर्षण पर आधारित होता है। पट्टा मोटर के पहिए को नहीं घुमा सकेगा अगर उनके बीच में घर्षण नहीं होगा। तो घर्षण बल नहीं होता तो हम केले के छिलके और बरसात में चिकनी सड़क पर फिसलते हैं लेकिन फिसल कर वापस खड़े हो जाते हैं। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं घर्षण बल की विशेषताओं की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, इसमें से सवाल बन सकता है आपके लिए। देखो, पहली विशेषता है आपके दो सतहों के मध्य घर्षण उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल सतहों की प्रकृति और वस्तु के भार पर निर्भर करता है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से घर्षण किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन दे देगा आपको, संपर्क क्षेत्रफल पर, सतहों की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह सवाल को उल्टा पूछ लेगा कि इनमें से घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है कि जो सतह है आपस में जो कांटेक्ट जिन सरफेसेस का हो रहा है उनकी प्रकृति कैसी है, वो कितनी खुरदरी है या वो कितनी स्मूथ है, इस बात पर निर्भर करता है घर्षण का मान। वस्तु का भार कितना है, इस बात पर निर्भर करता है घर्षण। लेकिन जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दोनों सरफेस का, उस पर डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन। ध्यान रखना, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो संपर्क क्षेत्रफल है दो सतहों का, उस पर घर्षण निर्भर नहीं करता है। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। भैया को किस प्रकार के घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए लोटनिक घर्षण। और किस घर्षण का मान सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्थैतिक घर्षण। तो बोलो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि किस घर्षण का मान सबसे अधिक होता है? तो आपका उत्तर होगा किस टाइप के घर्षण का मान सबसे अधिक होता है? स्थैतिक घर्षण। किस टाइप के घर्षण का मान सबसे कम होता है? आपका आंसर होगा लोटनिक घर्षण। तीसरा पॉइंट, घर्षण बल कम करने के लिए मशीनों में बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देते हैं। साथ ही कुछ स्नेक भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है या मशीनों में बॉल बियरिंग क्यों लगाए जाते हैं। प्रश्न बनता है कि मशीनों में बॉल बियरिंग क्यों लगाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा घर्षण को कम करने के लिए। क्या करते हैं बॉल बियरिंग? सर्पी घर्षण को बदल देते हैं लोटनिक घर्षण में, और लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। और घर्षण का मान जब कम होगा तो क्या होगा कि उसको वस्तु को गति करवाने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। साथ ही कुछ स्नेक भी प्रयोग में लाए जाते हैं। स्नेक का मतलब होता है लुब्रिकेंट्स, जो ऑयल के रूप में आप डालते हो, उससे भी घर्षण को कम किया जा सकता है। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, घर्षण सदैव रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब घर्षण हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करता है। बिल्कुल, ये तो हमने परिभाषा में डिस्कस कर लिया था कि घर्षण वस्तु को गति करने से रोकता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। वही लिखा है कि घर्षण सदैव रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, क्लियर है? ये हुई घर्षण बल की विशेषताएं। अब बात करते हैं
बीच बीच में हमारे आता है संतुलित बल, असंतुलित बल। क्या होते हैं ये? संतुलित बल किसे कहेंगे और असंतुलित बल किसे कहेंगे? तो असंतुलित बल की बात करें पहले, कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। जब भी किसी वस्तु पर दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो बल लगने चाहिए, तभी डिफाइन होगा असंतुलित बल या संतुलित बल। किसी भी वस्तु पर दो से ज़्यादा बल जब लगेंगे या दो बल लगेंगे और वो इस प्रकार से लग रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर दिशा में वस्तु गति नहीं कर रही, मतलब एक परिणामी बल की दिशा नहीं आ रही, मतलब परिणामी बल की दिशा आ रही है, असंतुलित बल पड़ रहे हैं, तो किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार से काम करें कि उनका एक परिणामी किसी पर्टिकुलर दिशा में प्राप्त हो, तो इस प्रकार का जो बल होगा वो निकाय पर जो फोर्सेस जो लग रहे होंगे उन सबको क्या कहेंगे? हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल। तो वस्तु पर लगने वाला बल कहलाता है असंतुलित बल। अब बात करें संतुलित बल की, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा कि जब किसी वस्तु पर एक से ज़्यादा बल काम कर रहे हो, देखो वहाँ तो होना चाहिए दो या दो से ज़्यादा, यहाँ एक बल भी चलेगा, एक या एक से ज़्यादा बल अगर किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो। अच्छा, ये शून्य यहाँ पर टाइप हो गया है, इसका मतलब है शून्य, यहाँ पर ये कर लीजिएगा शून्य, ठीक है। परिणामी बल अगर शून्य है तो वह वस्तु संतुलित अवस्था में होगी। इस दशा में वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं।